नेपाल की राजनीति में एक भूचाल आया है और इस भूचाल के केंद्र में है एक नाम, एक ऐसा नाम जिसने देश के सियासी समीकरण को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है, बालेन शाह। ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था। ये नेपाल के लोगों की उस गहरी इच्छा का प्रतीक बन गया जो बदलाव चाहती थी। भारत के एक बहुत ही मशहूर नारे से मिलता जुलता ये नारा देखते ही देखते पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। तो चलिए इस अविश्वसनीय राजनीतिक कहानी को और गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बड़ी उथल पुथल से ठीक पहले नेपाल के राजनीतिक हालात आखिर थे कैसे। दरअसल नेपाल की सियासत काफी समय से, मतलब समझिए कि दशकों से एक अजीब से चक्कर में फंसी हुई थी। गठबंधन बनते थे, टूटते थे, सरकारें आती जाती रहती थीं और इसका नतीजा ये हुआ कि जो पारंपरिक पार्टियां थी उनसे जनता का भरोसा लगभग उठ चुका था और लोगों में ये जो निराशा थी ना, ये कोई 1-2 दिन की नहीं थी। 2 दशकों से भी ज्यादा का वक्त बीत गया था जब किसी एक पार्टी को बहुमत मिला हो। तो माहौल बिल्कुल तैयार था एक बहुत बड़े बदलाव के लिए। और इसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो बिल्कुल भी एक पारंपरिक नेता नहीं है। बालेन शाह कोई आम राजनेता है ही नहीं। उनका सफर देखिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, फिर एक रैपर जो समाज के मुद्दे उठाता था, वहां से काठमांडू के आजाद मेयर और फिर सीधे देश के प्रधानमंत्री। ये एक बहुत ही अनोखा रास्ता है। जब वो काठमांडू के मेयर थे तो उनका काम, इसमें 2 अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ उन्होंने मीटिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया, बच्चों को स्कॉलरशिप दी, तो दूसरी तरफ उन्होंने अवैध इमारतों पर बुलडोजर भी चलवाया और सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी बातें लिखी जिन पर काफी विवाद हुआ। उनका गुस्सा और सिस्टम से नाराजगी वो सोशल मीडिया पर साफ दिखती थी। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो नेपाली सरकार के केंद्र यानी सिंह दरबार में आग लगा देंगे। तो सवाल ये है कि इतना विवादास्पद मेयर आखिर पूरे देश की आवाज कैसे बन गया? वो चिंगारी क्या थी? इसका जवाब इस टाइमलाइन में छिपा है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। जब देश भर में युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो बालेन शाह उन कुछ नेताओं में से थे जिन्होंने उनका साथ दिया। बस फिर क्या था, वो आरएसपी में शामिल हुए, मेयर पद छोड़ा और कुछ ही महीनों में उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। और इस पूरे मूवमेंट का जो नतीजा निकला वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो सच में एक राजनीतिक भूकंप था। जमीन पर इस भूकंप का असर देखिए इस नंबर से, 68,348। ये वो वोट हैं जो बालेन शाह को अपनी सीट पर मिले। ये नेपाल के चुनावी इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन असल बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो जीते। असल बात ये है कि उन्होंने किसे हराया, कहाँ हराया और कैसे हराया। उनके सामने थे 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी उनके अपने गढ़ में, और जीत का अंतर लगभग 50,000 वोट। ये एक सियासी सुनामी थी और ये लहर सिर्फ बालेन शाह तक ही नहीं रुकी। उनकी पार्टी आरएसपी ने पूरे देश में यही कहानी दोहराई। संसद में सीधे चुनाव वाली ज्यादातर सीटों पर कब्जा करके उन्होंने एक तरफा बहुमत हासिल कर लिया। इस जीत ने नेपाल की सियासत में कई नए रिकॉर्ड बना दिए और कई पुरानी दीवारों को तोड़ दिया। वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, वो मधेसी समुदाय से आने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कहते हैं, चुनाव जीतना एक बात है और इतनी उम्मीदों के साथ देश चलाना वो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। और शाह सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वो अलग तरीके से काम करेंगे। पहले ही हफ्ते में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा, ये संकेत था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यहीं पर आकर सबसे बड़ी और दिलचस्प चुनौती खड़ी होती है। जो शख्स सिस्टम विरोधी होने के नाम पर सत्ता में आया, अब उसे खुद ही सिस्टम बनना है, उसे ही व्यवस्था चलानी है। और इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक विरोध से जन्मा आंदोलन शासन की जिम्मेदारियों को निभा सकता है? क्या जो व्यवस्था विरोधी था वो एक अच्छी व्यवस्था बना सकता है? इसका जवाब सिर्फ नेपाल का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये दुनिया भर के ऐसे आंदोलनों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा।